मैं 22 साल का था जब मैंने मॉर्गन स्टैनली में काम करना शुरू किया। तो सचिन बंसल जो हैं फ्लिपकार्ट के फाउंडर, जो दीप कालरा है मेक माई ट्रिप के फाउंडर, विजय शेखर शर्मा जो पेटीएम के फाउंडर थे, वो हमारे क्लाइंट्स। कई जो मेरे मॉर्गन स्टैनली के मैनेजर थे, उन्होंने फिर चलो मैं पैसा लगाया, अपना पैसा लगाया, क्योंकि उनको लगा कि अच्छा ये अच्छा आइडिया है। तो मुझे बहुत सपोर्ट मिला। आमतौर पे मैंने देखा है कि जो लोग टेक बैकग्राउंड के होते हैं, आईआईटी से या और जगहों से, वो इस तरह के टेक स्टार्टअप में ज़्यादा जाते हैं। बिल्कुल। तो इसमें आपने कैसे इस चैलेंज को कैसे किया कि ये जो टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस आते जाएंगे उसको कैसे हमें सॉल्व करना है, कैसे एड्रेस करना है? शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है कंपनी के बारे में। तो ये कंपनियां आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करने देती। तो सबसे बड़ा चैलेंज था सेबी का लाइसेंस ना होना। हमको पैसा रेज करने में मुश्किल हुई, एडवर्टाइजिंग करने में मुश्किल हुई, लोगों को समझाने में कि हम आपका पैसा लेकर भाग नहीं जाएंगे, उसमें मुश्किल हुई। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, उसी तरह से ग्रिप में भी अच्छी बड़ी कंपनी, मिडिल साइज कंपनी और छोटी साइज कंपनी होती हैं। तो मिनिमम कितने रुपए से इन्वेस्ट कर सकते हैं ग्रिप में? सबसे मिनिमम रुपये 100 रुपये है। नमस्कार, स्वागत है आपका द इकोनॉमिक टाइम्स के पॉडकास्ट स्टार्टअप यात्रा में, जहां हम उन फाउंडर्स से मिलते हैं जो भारत में इनोवेशन और स्टार्टअप की परिभाषा बदल रहे हैं। आज हमारे साथ हैं निखिल अग्रवाल, जिन्होंने मॉर्गन स्टैनली जैसी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कंपनी की सिक्योर जॉब छोड़कर भारत की पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सबसे बड़ी समस्या को हल करने का जिम्मा उठाया। उन्होंने चलो जैसे यूनिकॉर्न स्टार्टअप को ज़मीनी स्तर से खड़ा किया और अब ग्रिप इन्वेस्ट के जरिए वैकल्पिक इन्वेस्टमेंट को आम निवेशकों तक पहुंचा रहे हैं। आइए जानते हैं उनकी अनोखी यात्रा, उनके विजन और उनके फाउंडर माइंडसेट के बारे में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच दिनेश जी। आपके फैमिली बैकग्राउंड से, आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड से, और वहाँ से फिर हम आपकी जर्नी को आगे लेके चलेंगे। तो आपकी पढ़ाई लिखाई परवरिश कहाँ, किस शहर में हुई? जन्म तो दिल्ली का है। मेरे पेरेंट्स दोनों दिल्ली से बिलोंग करते हैं और पढ़ाई यहीं से शुरू हुई। बट पापा फाइनेंस की जॉब में थे और उन्होंने अपना करियर शुरू किया इंडियन ऑयल से। बट जैसे उनका करियर बढ़ा, हम अलग अलग सिटी में जाने लग गए। तो इंडियन ऑयल से उन्होंने यूटीआई मूव किया, यूटीआई से रिलायंस कैपिटल। तो दिल्ली से हम बॉम्बे चले गए और फिर पढ़ाई बॉम्बे में शुरू हुई। फिर बॉम्बे से बैंगलोर, बैंगलोर से दिल्ली। तो स्कूल, कुछ 7 स्कूल जाने पड़े। और वो भी एक अलग तरीके की लर्निंग थी कि हर 2 साल में स्कूल बदलना, दोस्त बदलने, नया एग्ज़ाम देना। बट वो बहुत ही अच्छा फेज़ था लाइफ में। और जैसे पापा का करियर बढ़ा, हमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिली, ज़्यादा एक्सपीरियंसेस मिले। मेरा एक छोटा भाई है, तो हम दोनों की पढ़ाई काफ़ी अधिकतर स्कूल में हुई, दिल्ली, बॉम्बे और बैंगलोर के बीच में। और मेरी मम्मी एक टीचर हैं, तो वो स्कूल में पढ़ाती हैं। फाइनली हमारी पढ़ाई दिल्ली में ख़त्म हुई। हम एक स्कूल बसंत वैली में हमारी दोनों की पढ़ाई ख़त्म हुई और फिर दिल्ली में ही हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया, और बोथ मेरे भाई ने और मैंने। और फिर उसके बाद मैंने एफएमएस से एमबीए किया, मेरे भाई ने एक्सेलराई से एमबीए किया। अच्छा, इसके बाद से पहली जॉब आपकी कहाँ? मैंने भी फाइनेंस, पापा के बिल्कुल फुटस्टेप्स में मैंने भी फाइनेंस ज्वाइन किया। तो मेरी पहली जॉब एफएमएस के बाद कैंपस से लगी एचएसबीसी में, और वो था कंज्यूमर बैंकिंग में। तो मैंने 1 साल गुजारा 2009 में बॉम्बे में एचएसबीसी के साथ मॉर्गेजेस डिपार्टमेंट में, जो होम लोन का डिपार्टमेंट होता है। और उसमें आपको याद होगा कि वो बिल्कुल ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद था, तो सारे बैंक होम लोन का बिज़नेस फिर से शुरू कर रहे थे। और फिर मुझे मौका मिला एचएसबीसी के एक टीम में ज्वाइन करने का, जो वो बिज़नेस शुरू कर रहा था। अच्छा, तो इसके बाद आप मॉर्गन स्टैनली आपने ज्वाइन किया? हाँ जी। अच्छा। मैं चाहता था कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में करियर बनाऊं। वो मेरा हमेशा फोकस था। बिज़नेस स्कूल के ड्यूरिंग भी, बिज़नेस स्कूल भी मैंने फाइनेंस में एक मेजर किया था, और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का ज्वाइन करना बहुत फोकस था। तो 2010 में अपॉर्चुनिटी मिली कि मॉर्गन स्टैनली लोगों को ढूंढ रहा था, और मैंने अप्लाई किया और मुझे वो नौकरी मिल गई। और फिर कुछ 6 साल मैंने मॉर्गन स्टैनली में गुजारे। उनकी एक बॉम्बे में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग टीम है। वैसे तो मॉर्गन स्टैनली ग्लोबली बहुत बड़ा
इन्वेस्टमेंट बैंक है, यूएस में उसका सबसे बड़ा ऑपरेशंस है, बट वही हम यहाँ पर इंडिया में ला रहे थे और उस टीम में मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली पार्ट होने की। तो चलो कहाँ से आ गया इस बीच? चलो का कॉन्सेप्ट कैसे आया? थोड़ी सी लंबी स्टोरी है तो मैं बिल्कुल, आराम से बिल्कुल। बताता हूँ। हाँ। तो मॉर्गन स्टैनली में मैंने 6 साल गुजारे। मैं 22 साल का था जब मैंने मॉर्गन स्टैनली में काम करना शुरू किया, और जो अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिली, आप सोच सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में हम अधिकतर लार्ज कंपनी से बात करते हैं या तो पैसे लेने के लिए या उनके मर्जर एक्विजिशन के लिए। बिकॉज मॉर्गन स्टैनली ग्लोबल कंपनी थी, तो अधिकतर हमारा काम ये भी होता था कि अमेरिका की कोई कंपनी इंडिया की कोई कंपनी को खरीदना चाहती है, इंडिया की कोई कंपनी जापानीज़ कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहती है, तो क्रॉस बॉर्डर बहुत काम था। तो जो मुझे 22 साल की उम्र से 28 साल तक जो एक्सपोजर मिला, जो एक्सपीरियंस मिला, उसका कोई पैरल नहीं है। सीईओज़ के सामने, सीएफओज़ के सामने प्रेजेंट करना, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को देखना, और जो मॉर्गन स्टैनली की इंडिया टीम थी, जो मेरे मैनेजर थे, उन्होंने जो मुझे अपॉर्चुनिटीज़ दी, जो मेरी लर्निंग कर्व था, मतलब मैं उसको कभी रिप्लेस नहीं कर सकता। और वो जो करियर की शुरुआत मिली मुझे, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया थी। बट 6 साल के बाद आई थिंक वो कीड़ा था कि एंटरप्रेन्योरशिप करने का। मैंने अपने कॉलेज के दिनों में कुछ ना कुछ बिजनेस शुरू किया था, और वो कीड़ा था कि मैं कुछ करूं। अब मैं 30 साल का था, बच्चे नहीं थे, पेरेंट्स वेल सेटल थे, तो ऐसे कोई प्रेशर नहीं था कि जिससे मैं रिस्क नहीं ले सकता। मैं यहाँ पे 1 मिनट के लिए इंटरप्ट करूँगा। आपकी फैमिली में किसी का ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं था बिजनेस का या एंटरप्रेन्योरशिप का, और सब लोग एक बिल्कुल सिक्योर सेटल्ड जॉब में थे? मदर टीचर हैं, फादर जो है फाइनेंस सेक्टर में हैं, आपका भी सब कुछ बढ़िया चल रहा था, तो एकदम से रिस्क लेने वाला कैसे जो है आइडिया आपके मन में आया? हाँ, आपकी बिल्कुल इंसाइट करेक्ट है। कोई भी मेरी फैमिली में सबके सब जो पापा मम्मी हैं और जो भी एक्सटेंडेड फैमिली है, सब स्टेबल जॉब में हैं। पर पता नहीं कहाँ से ये डिज़ायर था कि अपना कुछ करूं। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा ना, और ये मेरी बात नहीं है सिर्फ, आई थिंक ये इंडिया की बात है। जो हमारे पेरेंट्स की जनरेशन थी, वो एक अलग टाइम से गुजर रही थी। इंडिया एक अलग कंट्री था, उनके पास जॉब करना बहुत इम्पोर्टेंट था, वो सेफ्टी बनाना बहुत इम्पोर्टेंट था। अब जैसे हमारी जो जनरेशन आई है, हम बहुत लकी हैं कि हमारे पेरेंट्स ने वो बना दिया, और आपको अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं आज की डेट में। आप एक ग्लोबल सिटीजन के तौर पे अपने आप को देख पा रहे हैं, और शायद स्टैनली में जाने के बाद से जिस एक्सपोजर की आप बात कर रहे हैं, शायद उसने भी इस विजन को बनाने में बहुत मदद की। बिल्कुल। जब मैं मॉर्गन स्टैनली में था, तो सचिन बंसल जो हैं फ्लिपकार्ट के फाउंडर, जो दीप कालरा हैं मेक माई ट्रिप के फाउंडर, विजय शेखर शर्मा जो पेटीएम के फाउंडर थे, वो हमारे क्लाइंट्स थे। हाँ, तो बहुत फर्क पड़ा होगा। मुझे मिला मौका उनके साथ एक रूम में होने का, सुनने का कि उन्होंने क्या जर्नी थी, उन्होंने कैसे शुरू किया, वो क्या बना रहे हैं। तो एक तरह से वो आपके इनडायरेक्ट मेंटर भी बने। वो तो मतलब इंस्पिरेशन बने। इंस्पिरेशन बने बिल्कुल, कि ये देखिए, ये मेरे से ज़्यादा कुछ बड़े नहीं हैं। इन्होंने क्या रिस्क लिया है, क्या चांस लिया है, क्या बनाया है, जो आपको हमेशा और बिलियन लोगों के लिए कुछ सोल्यूशन दे रहा है। तो कई तरीके से वो इंस्पिरेशन मिली। जब आप उनके साथ फाइनेंशियली इंटरेक्ट करते होंगे, तो कहीं ना कहीं आपको ये भी समझ में आता होगा कि एक स्टार्टअप के लिए एसेंशियल स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। हाँ जी। कहीं बैकएंड में वो भी चल रहा होगा आपके मन में? बहुत लर्निंग्स थी, और ये तो फाउंडर्स थे जिन्होंने टेक बिजनेस बनाया था, पर मैं वो भी फाउंडर से मिला जो कंपनी को आईपीओ लेके जा रहे थे, तो उनकी जर्नी अलग थी और उन्होंने अलग तरीके के चैलेंजेस देखे थे। तो बहुत तरीकों से वो लर्निंग्स मिली। आप एक रूम में बैठे हैं और आपके सामने ऐसे सीईओ बैठे हैं, आप कुछ भी करिए, 10% तो आप ले ही लोगे इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल। तो आई थिंक वो अपॉर्चुनिटी मॉर्गन स्टैनली ने दी। उसके साथ मेरे पेरेंट्स की तरफ से सारा एक्सपोजर था, एजुकेशन थी, कोई चैलेंजेस नहीं थे, सपोर्ट था। तो सब कुछ मिलाकर ऐसे लगा कि अब अगर
चांस लेना है, क्योंकि स्टार्टअप में अपनी कंपनी शुरू करना हमेशा एक बहुत बड़ा रिस्क रहता है। तो अगर चांस लेना है तो ये शायद सही वक्त है, इससे ज़्यादा अच्छा वक्त नहीं मिलेगा। और इसलिए मैंने उस 6 साल के बाद मुझे लगा कि ये अच्छा करियर बन गया है, इसको अब चांस लेते हैं। मुझे डेस्टिनी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। कई बार काफ़ी चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं और टाइमिंग सही हो जाता है। उस टाइम था, तब मुझे जो चलो के को फाउंडर थे, जो जिनके साथ मैंने शुरू किया, वो भी मेरी लाइफ में आए। वो मेरे पहले कोई दोस्त नहीं थे या मैंने उनके साथ काम नहीं किया था, बट बाय चांस वो मेरे लाइफ में आए मॉर्गन स्टैनली के थ्रू। मेरे क्लाइंट थे और उनके पास ये आइडिया था कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एड्रेस करेंगे, और वो भी अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो सब कुछ एक साथ आ गया। अच्छा, तो वापस आते हैं चलो की जर्नी पर कि हाँ जी। चलो कैसे स्टार्ट हुआ। तो एक जेंटलमैन है मोहित दुबे, काफ़ी लोग जानते होंगे उनको। उन्होंने एक कंपनी स्टार्ट की है carwale.com। वो उनकी कंपनी थी, फर्स्ट कंपनी थी, और उन्होंने फिर उस कंपनी को बेच दिया। पर जब वो कंपनी बना रहे थे तो उन्हें लगा कि इंडिया में सिर्फ 3% लोग गाड़ी चलाते हैं या गाड़ी ओन करते हैं, बट अधिकतर लोग एक्चुअली पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी सबसे इम्पोर्टेंट है बसेस। हमारी सिटी में मेट्रो तो अब आई है, और वो भी बहुत कम आई है। दिल्ली अलग शहर है, बट बाकी शहरों में मेट्रो कम है, बस से सबसे ज़्यादा है। और अगर आप सोचें, जो बस लेते हैं 200-300 मिलियन लोग इंडिया में, उनको ये नहीं पता कि उनकी बस कब आएगी। जब वो चढ़ते हैं तो ये पता नहीं कि सीट कब मिलेगी। अगर सीट मिल जाती है तो टिकट का कई बार पर्ची मिलती है, नहीं मिलती है, टिकट का प्राइस क्या है, बहुत मुश्किल है। और जो बस चलाते हैं उनके लिए भी मुश्किल है। तो उनकी जो इंसाइट थी कि अधिकतर लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं और बस यूज़ करते हैं, बट उनका जर्नी बहुत मुश्किल है, उसको कैसे सॉल्व करें, वो सफ़र को कैसे सॉल्व करें, वो इंसाइट से हमने चलो शुरू किया। हमें लगा कि हमारी लाइफ में ऊबर है, ओला है, आप जब बुलाओ आ जाता है, और आपको पता है कि ये मेरी टैक्सी 5 मिनट में आएगी। वो जो कन्वीनियंस है, हम जो बस में जाते हैं उसको क्यों नहीं दे सकते हैं। तो उस सोच से चलो शुरू हुआ, और हमने पहली बार नवी मुंबई, जहाँ पर हमारा ऑफिस था, उनकी बसेस से शुरू किया, और कोशिश की कि लोगों को पता चले उनकी बस कब आएगी बस स्टॉप पर। बढ़िया। तो एक चीज़ मुझे ये समझनी है कि आप और जो आपके को फाउंडर थे, पहली बार ये आइडिया आप दोनों के बीच स्पार्क कैसे हुआ कि हमें मिलके काम करना है, और आपको इतना बड़ा डिसीजन लेने के लिए कि ठीक है अब ये जॉब वाला फेज़ अब ख़त्म करता हूँ, अब मैं उतरता हूँ इस वाले स्टार्टअप वाले फेज़ में। हम एक 16 घंटे की फ़्लाइट पर थे, मोहित और मैं। अच्छा। हम दोनों यूएस जा रहे थे मोहित की कंपनी के लिए पैसा रेस करने के लिए। मैं मॉर्गन स्टैनली में था, मोहित कार वाले चला रहे थे। और उस 16 घंटे की फ़्लाइट पे हम 1 घंटा भी नहीं सोए। हमने सिर्फ बात की, बिजनेस के बारे में, लाइफ के बारे में, फैमिली के बारे में, बहुत चीज़ों के बारे में बात की। और अपना जो आपका को फाउंडर है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास ट्रस्ट हो, आपकी एक पर्सनल इक्वेशन हो, आपको उनको म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो। तो वो जो 16 घंटे की फ़्लाइट थी, वो हमारी जो इक्वेशन थी एक क्लाइंट और इन्वेस्टमेंट बैंकर की, वो बिल्कुल चेंज हो गई। वो चेंज हो गई। वो चेंज हो गई। आपको लगा कि ये पर्सन है, राइट पर्सन है, जिनके साथ मैं काम कर सकता हूँ। और मोहित ने पहले एक कंपनी बना चुके थे, बहुत सक्सेसफुली बना चुके थे। जहाँ तक मुझे याद है कि कार देखो से पहले कार वाले था। करेक्ट। और कार वाले ने भी अपनी ठीक ठाक पहचान बना ली थी। बिल्कुल। देन कार देखो आया, और शायद जब ये उससे स्विच कर गए, मतलब उससे चले गए, देन धीरे धीरे करके मुझे लगता है कि कार देखो ने एक अपना और फिर कार वाले कार ट्रेड ने कार वाले को खरीद लिया। तो अब कार ट्रेड लिस्टेड हो गया, तो कार वाले भी इफेक्टिवली लिस्टेड हो गया। तो मोहित वो जर्नी देख चुके थे जो मैंने नहीं देखी थी। मैंने स्टार्टअप नहीं बनाया था, और मुझे लगा कि ये एक अच्छा मौका है। ये एक दोस्त हैं जिनको मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, देख भी चुके हैं। मेरा कुछ अलग एक्सपीरियंस है, अगर हम साथ मिलके काम करें तो मज़ा भी आएगा, ट्रस्ट भी है, और कुछ लर्निंग को लिए भी मिलेगा। बिल्कुल। तो अब जब ये फैसला लेकर आप सामने आए, खासतौर से
आपने जब इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को बताया होगा, उनका क्या रिएक्शन था? मिक्स था। मुझे लगता है कि कुछ हद तक मेरे पेरेंट्स को पता था कि कभी ना कभी तो मैं करूँगा। और उनकी कोई शिकायत नहीं थी क्योंकि मैंने एजुकेशन भी पूरी कर ली थी, जॉब भी कर ली थी, कुछ सेविंग्स भी थी, तो सपोर्ट कंप्लीट था। कोई कभी ऐसे नहीं हुआ कि निखिल ये मत करो। किसी नेगेटिव उसका रिस्पांस का सामना नहीं करना पड़ा? नेगेटिव रिस्पॉन्स का सामने करना है। ये ज़रूर पूछा कि ये क्यों, आप कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं, कुछ और कर लो, बट ये क्यों? क्योंकि अधिकतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो कई लोग बिजनेस की तरफ से नहीं सोचते। लोगों को लगता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, इसमें प्राइवेट बिजनेस क्या बनेगा। तो मुझे वो क्वेश्चन मिले कि ये क्यों करना चाहते हो, इसमें क्या है। बट जब लोगों को आपने समझाया कि ये देखो ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है और जो भी आप करोगे वो हम पूरे इंडिया के लिए कुछ फ़ायदेमंद कर सकते हैं, तो उनको लगा कि सपोर्ट मिला। फ्रेंड से, मेरे मॉर्गन स्टैनली के प्रोफेशनल से, कई जो मेरे मॉर्गन स्टैनली के मैनेजर थे उन्होंने फिर चलो मैं पैसा लगाया, अपना पैसा लगाया, क्योंकि उनको लगा कि अच्छा ये अच्छा आइडिया है। तो मुझे बहुत सपोर्ट मिला और बहुत ईजी था वो मूव करना। ठीक है, तो चलो का जो आइडिया था, और जैसा आपने बताया कि इस आइडिया के साथ एक चैलेंज था, क्योंकि ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट या पब्लिक डीलिंग में बात कर रहा था, B2C होने के बावजूद। लेकिन जब आप ये आइडिया लेकर आगे जाते थे इन्वेस्टर्स के पास या कहीं भी आप इस आइडिया को जब पिच कर रहे थे, तो क्या वहाँ पे कुछ आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस आए जिन्होंने आपको कंफ्यूज किया या थोड़ा लगा कि मेरा विश्वास थोड़ा डगमगा रहा है, चलेगा नहीं चलेगा, ऐसा कुछ हुआ कभी? मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स को इस आइडिया को बिलीव करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। अच्छा। बहुत ज़्यादा। और उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि आप सोचिए ना कि हर कोई भी इंसान जो भी इन्वेस्ट कर रहा है वो अपनी तरफ सब जगह देखता है और उसे लगता है कि एक तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ है, तो आप इसको कैसे कॉन्ट्रैक्ट जीतेंगे। दूसरा है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की टिकट है वो तो बहुत छोटी वैल्यू की टिकट है। एयरप्लेन की टिकट तो है नहीं कि आपने 1% कमाया तो काफ़ी पैसा हो गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की टिकट 20 रुपये की टिकट होती है। और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेते हैं, आप सोचिए 2016 में स्मार्टफोन का तब तो शुरू हो रहा था, डिजिटल लिटरेसी का सवाल उठता है। हमारे पास UPI नहीं था, तो पेमेंट्स का अलग चैलेंज था। तो इन्वेस्टर्स के पास बहुत क्वेश्चन थे कि इसमें आप सक्सेसफुल कैसे होंगे, आपने सक्सेस पा भी ली तो आप पैसे कैसे कमाएंगे। तो पैसा रेस करना चलो में बहुत मुश्किल था, हमें बहुत टाइम लग गया पैसा रेस करने के लिए। कुछ इन्वेस्टर्स थे बिल्कुल जिन्होंने शायद ये किसी और मार्केट में देखा, उनको लगा कि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कुछ तो सोल्यूशन निकलेगा ही और शायद ये टीम लगी हुई है तो कुछ कर देंगे। तो हमें ज़रूर कुछ इन्वेस्टर्स मिले, जैसे एक इन्वेस्टर है वाटर ब्रिज वेंचर्स हैं, एक इन्वेस्टर्स हैं एडवांटेज जो बिल्कुल मोबिलिटी में ही इन्वेस्ट करते हैं। तो इन इन्वेस्टर्स ने चलो को पैसा दिया पहली बार और इसके बाद हमने फिर एक्सपेंशन शुरू करना पड़ा। बट आई थिंक जो आपका क्वेश्चन था, एज अ फाउंडर जो आपकी तरफ आपके पास ना हर रोज़ नेगेटिविटी आएगी। लोगों को मना करना या बोलना कि ये पॉसिबल नहीं है ना, बहुत आसान है। क्योंकि हम कुछ भी नया करने चाहें जो पहले किसी ने नहीं किया तो मुश्किल तो ज़रूर दिखती है, सबसे पहले मुश्किल दिखती है। सबसे पहले लोग यही कहते हैं कि ये कैसे होगा, ये कैसे चलेगा, ये तो हो ही नहीं सकता। करेक्ट। अब आप देखिए कोई भी इंडस्ट्री पिकअप कर लीजिए, आप स्विगी देख लीजिए, ठीक है ना। ऐसे तो नहीं है कि हम सब फूड ऑर्डर नहीं कर रहे थे। जब से मुझे याद है खाना तो ऑर्डर कर ही रहे थे ना। जब से आप ज़ोमैटो ज़ेप्टो देख लीजिए, जब से मुझे याद है हम फ़ोन उठाते थे वो ग्रोसरी वाले को और बोलते थे भैया दूध और अंडा भेज देना, पूरी लिस्ट बता देते थे या तो वो घर पहुंचा देता था और कई बार रिपीट करना पड़ता था। तो ऐसे तो नहीं है कि वो प्रॉब्लम देखी नहीं थी। जो सक्सेसफुल कंपनीज होती हैं वो सेम प्रॉब्लम को देखती है कि इसमें अपॉर्चुनिटी क्या है। डिफिकल्टी तो बहुत आराम से दी जाती है, अपॉर्चुनिटी में हमेशा टाइम लगता है। ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि डिफिकल्टी सबको दिखती है, अपॉर्चुनिटी कुछ ही लोगों को दिखती है, और जिन्हें शायद अपॉर्चुनिटी दिखती है वही आगे बढ़ पाते हैं या वही कोई एक नया इनोवेशन कर पाते हैं। बिल्कुल। तो अब अपॉर्चुनिटी देख लियो, जब आपको नेगेटिव फीडबैक मिलता है ना, आपको दो चीज़ें करनी पड़ती हैं। एक,
उसके बारे में ज़रूर सोचना पड़ता है, क्योंकि अगर आप उसके बारे में नहीं सोचो तो आप अपने जो बबल है उसी में रह रहे हैं। और ऐसे तो नहीं है कि बाहर के लोग स्मार्ट नहीं है, समझ नहीं पा रहे हैं। आपको ज़रूर पूछना चाहिए कि ये प्रॉब्लम मैं सरपास कर सकता हूँ या नहीं, मैं आगे बढ़ सकता हूँ कि नहीं। और कई बार जो प्रॉब्लम है अगर आपने सोच लिया कि हाँ ये कर सकता हूँ, तो वो भूल जाओ, क्योंकि लोगों तो मना करेंगे ही करेंगे। मैं चलो की बात करूँ, मैं ग्रिप की बात करूँ, मैंने दिन में 100 बार मैं सोचता समझता हूँ या सुनता हूँ कि ये नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है। जब चलो को आप ग्राउंड पर लेकर आए, चलो का कॉन्सेप्ट, तो क्या चैलेंजेस सामने आए? पहला चैलेंज तो ये हुआ कि आपने अपने आप को मनाया, फिर आपने ये देखा कि ठीक है, इसमें जो भी इन्वेस्टर्स हैं या इसको जिस तरह से आगे ले जाना है उस पर हम सोचेंगे। लेकिन जब आप पूरी तरह से ग्राउंड पे आ गए, फिर क्या चैलेंजेस आपके सामने आए? बहुत चैलेंजेस आए। मैं शायद आपको जो जब हमने शुरू किया था पहली सिटी से, तो उसकी एक स्टोरी बताता हूँ। और जो स्टार्टअप में हम बोलते हैं ना जुगाड़, या इंडिया में जुगाड़ बोलते हैं, और स्टार्टअप की लैंग्वेज में प्रोडक्ट मार्केट फिट बोलते हैं, वो आई थिंक बहुत ही अच्छे तरीके से इसको कैप्चुलेट करता है। अब हम गए एक सिटी के पास और हमने बोला कि हमें आपकी बस में जीपीएस लगाने हैं। ये बताना था कि बस कब आएगी, तो अगर बस कब आएगी आना है बताना है, तो ये तो पता होना चाहिए बस है कहाँ। उसके लिए जीपीएस चाहिए। अब बस के अंदर जीपीएस लगाना है। आप सोचिए, हम एक गवर्नमेंट के पास गए हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास, और उनको बोल रहे हैं कि आप हमें बस दे दीजिए, हम उसमें कुछ डिवाइस लगाएंगे। अब ना हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट, ना टेंडर, ना कोई प्रूफ, कोई एक्सपीरियंस, तो वो समझ सकते हैं, वो बोलेंगे कि हम कैसे दें। ऐसे लगेगा हम आपको फेवर कर रहे हैं जो गवर्नमेंट कर नहीं सकती, पर हमें तो करना था। और अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम इन्वेस्टर को क्या दिखाएंगे, स्टोरी क्या दिखाएंगे कि ये हो सकता है। तो हमने एक तरीका निकाला। हम उस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कुछ 500 कंडक्टर थे। हमने कंडक्टर को बोला कि आपके पास तो फ़ोन है, उस फ़ोन में तो जीपीएस है, जब आप बस शुरू करेंगे, बैठेंगे, आप ना ये बटन दबा देना फ़ोन पे, अपने फ़ोन पे, और हम आपका फ़ोन ट्रैक करने लग जाएंगे। आप तो बस में बैठे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो जीपीएस बन जाएगा बस का, और आप जितने घंटे के लिए ये ऑन करके रखेंगे, हम उतने घंटे के लिए आपको पैसे दे देंगे। तो हमने बिना जीपीएस लगाए उस कंडक्टर के फ़ोन को जीपीएस बना दिया, जीपीएस डिवाइस बना दिया। ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन है। तो अब सोचा कि कौन है बस में जो परमानेंटली रहता है बस में, तो वो कंडक्टर निकला। तो उस तरीके से 500 में से 300 कंडक्टर टाइम के ओवर टाइम हमारे साथ जुड़ गए, और उन 300 बसेस में हमारा ट्रैकिंग शुरू हो गया। और वो ट्रैकिंग देख देख कर लोगों ने ऐप डाउनलोड किया, ऐप यूज़ किया, तो हमें भी मिला कि हाँ ये चल सकता है, लोगों को की जो ज़रूरत है वो मीट हो रही है, तो हम इसको आगे बढ़ाएं। बट ये पहला चैलेंज था, और पहले तरीका निकाला किसी तरीके से इसको सॉल्व करने का। अच्छा, तो एक बात बताइए, जो ग्रिप है और चलो दोनों में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है, और आपका जो बैकग्राउंड रहा है उस वो टेक्नोलॉजी का बैकग्राउंड नहीं रहा। आमतौर पे मैंने देखा है कि जो लोग टेक बैकग्राउंड के होते हैं, आईआईटी से या और जगहों से, वो इस तरह के टेक स्टार्टअप में ज़्यादा जाते हैं। बिल्कुल। तो इसमें आपने कैसे इस चैलेंज को कैसे किया कि ये जो टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस आते जाएंगे उसको कैसे हमें सॉल्व करना है, कैसे एड्रेस करना है? नहीं, बात आपकी बिल्कुल सही है। और अधिकतर जो लोग मुझसे मिलने आते हैं वो पूछते हैं कि हम टेक बैकग्राउंड से नहीं हैं, हमें भी स्टार्टअप शुरू करना है, हम कैसे करें। आई थिंक मेरा फॉर्चून अच्छा था कि हर बार वो चलो और ग्रिप में जो मेरे को फाउंडर थे वो टेक बैकग्राउंड से थे। इनफैक्ट दोनों आईआईटी से थे। अच्छा। और वो उन्होंने कंपनी में जो टेक्नोलॉजी की ज़रूरत थी वो लेकर आए, उनको समझ थी, उन्होंने करा। तो अगर आप स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं टेक में, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मुझे पर अगर आप टेक तो एक पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप एक फाउंडर की तरह या मैनेजर की तरह सोचें, हम कोई भी सारे स्किल तो जानता नहीं है। हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक टीम को असेंबल करें, और उस टीम में वो सारे स्किल एक्सपीरियंस हों जो उस कंपनी को चाहिए। अब ग्रिप की बात करें तो मेरे पास हमें
ढूंढना है कि कौन सी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, हमको उसको बेचना है, उसको मार्केट करना है, उसकी टेक्नोलॉजी करनी है, उसके ऑपरेशंस करनी है। मुझे शायद इन सब में सिर्फ 5% मालूम है, बट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मैं सबसे अच्छे लोगों को लाऊं जो इसमें एक्सपर्ट हैं। और सेम वे हमने टेक्नोलॉजी को अप्रोच किया। लकीली हमारे को फाउंडर दोनों में टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट थे और वो इनको कर पाए। अच्छा, बढ़िया। अब आते हैं हम आपके फिनटेक स्टार्टअप पे, हाँ जी। ग्रिप पे। तो ग्रिप आपने कब सोचा और इसके बीच का भी जो फेज़ रहा है आपका चलो और ग्रिप के बीच का, उसके बारे में भी थोड़ा हमें बताइए। पहले मैं वहीं से शुरू कर लेता हूँ। तो ग्रिप 2019 में मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली वर्ल्ड बैंक की तरफ से। वर्ल्ड बैंक आप सब जानते होंगे कि एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो देशों को पैसा देते हैं डेवलपमेंट के लिए। तो वर्ल्ड बैंक का एक डिवीज़न है ट्रांसपोर्ट के लिए, और 2018 में उनका एक बहुत बड़ा फोकस था कि अब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल बस लाएं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए। आप जिस भी शहर में हैं, अब हर शहर में कुछ बसेस इलेक्ट्रिक व्हीकल बस हैं। बाकी तो आप देख ही रहे हैं 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, बट बसेस भी इलेक्ट्रिक हो रही हैं। तो वर्ल्ड बैंक ढूंढ रहे थे कि कोई मिल जाए उनको जिनके पास प्राइवेट सेक्टर एक्सपीरियंस हो बस ट्रांसपोर्ट में। तो मुझे उन्होंने कांटेक्ट किया और मुझे लगा कि एक बहुत अलग अपॉर्चुनिटी है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स वही है कि हमको ट्रांसपोर्ट इम्प्रूव करना है, बट प्राइवेट कंपनी की लेंस से नहीं, बट पॉलिसी की लेंस से। और फिर मैंने वर्ल्ड बैंक को ज्वाइन किया। मैंने उनके साथ 2.5 साल काम किया और हमने कई बोथ नेशनल लेवल और स्टेट लेवल के लिए पॉलिसी सजेशंस दी टू इम्प्लीमेंट पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल। ग्रिप की भी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। जब मैं मॉर्गन स्टैनली में था, तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में क्या होता है कि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है कंपनी के बारे में। तो ये कंपनियां आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करने देती हैं। अगर आज कोई आप 22 साल या 23 साल के लड़के से पूछें तो उसका अधिकतर पैसा शेयर मार्केट में है, ठीक है। बिल्कुल। बट मेरे पास शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का तरीका ही नहीं था, तो मेरा सारा पैसा बैंक डिपॉजिट में रहता था। और हम जो दोस्त थे मॉर्गन स्टैनली में, वो हमेशा ढूंढते रहते थे कि हम कहाँ इन्वेस्ट करें जो शेयर मार्केट के बाहर हो। तो हमने सोचा कि हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो ग्रिप का आइडिया आया कि हम एक साथ मिलकर इन्वेस्ट करेंगे तो ये पूल करके पैसा हो जाएगा। तो एक तो ये आइडिया था। दूसरा आइडिया आया कि जब मैं चलो में और वर्ल्ड बैंक में था, तो हमने देखा कि कई कंपनियां हैं जो बढ़िया हैं, प्रॉफिटेबल है, अच्छा रेवेन्यू कमाती हैं, बट उनको ना पैसा नहीं मिलता, स्पेशली बैंक से पैसा नहीं मिलता। ठीक। हमारी कंट्री में जितनी भी जो भी फाइनेंशियल प्रोग्रेस हुई है, बहुत रिसर्च है IFC की तरफ से और जगह की तरफ से, कि जो इंडिया में जो बोलते हैं उसको मिडिल पहली कंपनीज, SME कंपनीज, उनके पास पैसा बहुत कम आता है। बिल्कुल। तो हमने सोचा कि ये कंपनीज हैं जिनके पास पैसा कम आता है, और ऐसे भी लोग हैं जो इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं बट तरीका नहीं इन्वेस्ट करने का। क्या हम दोनों को जोड़ सकते हैं, और क्या हम इनको फिक्स इनकम, मतलब फिक्स रिटर्न्स दे सकते हैं थ्रू दिस। तो ये सोच से हमने ग्रिप शुरू किया 2020 में। तो ये वो वक्त था जब कोविड, आपने 2020 में कब स्टार्ट किया इसे? जून में, पहले लॉकडाउन, जिस दिन लॉकडाउन खत्म हो। अच्छा। जिस दिन पहला लॉकडाउन खत्म हुआ। ठीक है। तो इस पूरे लॉकडाउन के दौरान और उसी समय आप एक नया स्टार्टआप भी लॉन्च करने जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा टाइम था स्टार्टअप बनाने का। अच्छा, कैसे? घर में थे, कहीं जा नहीं सकते थे, सबके पास टाइम था। आप कुछ और नौकरी कर रहे थे या कुछ और कर रहे थे, बट शाम को तो आपके पास टाइम था। तो हम कई अपने जो दोस्तों से हेल्प ले सके कि अच्छा आप बताओ, आप इसका मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाओ, आप इसका टेक्नोलॉजी स्ट्रैटेजी बनाओ। और हम उस हेल्प लेकर हमने सब कुछ लॉकडाउन के ड्यूरिंग किया, और जिस दिन लॉकडाउन ख़त्म हुआ हमने फिर ग्रिप लॉन्च किया। अच्छा, ग्रिप लॉन्च हुआ, और उसके बाद की जर्नी फिर कैसे, उसके क्या चैलेंजेस थे? उसके अलग चैलेंजेस थे, बट ऐसे कोई स्टार्टअप नहीं मालूम मुझे जो चैलेंजेस होते नहीं है और जो खत्म हो जाते हैं। ग्रिप का, जैसे मैंने बोला,
आपको कई बार अपॉर्चुनिटी दिखती है, हमें ये अपॉर्चुनिटी दिखी, तब जो सेबी हैं, जो रेगुलेटर हैं, उनकी तरफ से कोई लाइसेंस नहीं था। अब आप कुछ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो लाइसेंस होना ज़रूरी है, बिल्कुल। बट तब ऐसा कोई मार्केट नहीं था, इन्वेस्टर्स इन ऐसे प्रोडक्ट्स देख नहीं रहे थे, तो सेबी का कोई भी लाइसेंस नहीं था। बट हमें लगा कि ये अपॉर्चुनिटी हमें करना चाहिए। तो सबसे बड़ा चैलेंज था सेबी का लाइसेंस ना होना। हमको पैसा रेज करने में मुश्किल हुई, एडवर्टाइजिंग करने में मुश्किल हुई, लोगों को समझाने में कि हम आपका पैसा लेकर भाग नहीं जाएंगे, उसमें मुश्किल हुई। बट धीरे धीरे और भी कंपनियां शुरू हुई जो सेम चीज़ कर रही थी। अच्छा। बहुत इन्वेस्टर्स हमारे साथ जुड़े और फिर सेबी को लगा कि एक अपॉर्चुनिटी है रेगुलेशन बनाने की, और 2020 में उन्होंने 2 साल बाद रेगुलेशन निकाली। अच्छा। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो रेगुलेशन का था, बट अब 2022 के बाद रेगुलेशन बनी है, हम एक रेगुलेटेड कंपनी बने हैं, और जो अपॉर्चुनिटी है वो और लोगों ने देखी, सेबी ने देखी और उसको फिर फॉर्मलाइज कर दिया। अच्छा, तो ग्रिप कैसे काम करता है? ग्रिप आप सोचिए, मैं एग्जांपल की तरह देता हूँ ताकि बहुत आसान हो जाए। बिल्कुल। अधिकतर लोगों ने ग्रो या जीरोडा का नाम सुना होगा। आप इन ऐप पर जाते हैं तो आप स्टॉक खरीद सकते हैं, ठीक है ना। आप जाइए, स्टॉक ढूंढिए, उसमें इन्वेस्ट करिए, पेमेंट करिए और आपके पास आपके डीमैट अकाउंट में आ जाता है। ये तो शेयर मार्केट की बात हो गई। बट अगर आपको फिक्स रिटर्न्स कमाने हैं, शेयर मार्केट में बढ़ाव चढ़ाव होता रहता है, लॉस प्रॉफिट होता रहता है, पर अगर आपको फिक्स रिटर्न चाहिए जिसमें कोई वॉलिटिलिटी नहीं है, ऊपर नीचे नहीं जाता, डोनाल्ड ट्रंप कुछ बोले मार्केट गिर जाए, डोनाल्ड ट्रंप कुछ बोले मार्केट बैठ जाए, उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो उसी तरीके के प्रोडक्ट्स जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स बोलते हैं या म्यूचुअल फंड्स बोलते हैं, वो ग्रिप ऑफर करता है अपने ऐप पर। जैसे आप ग्रो यूज़ कर सकते हैं वैसे ही ग्रिप यूज़ करते हैं, जैसे आप सर्च करते हैं वैसे ही सर्च करते हैं, पैसे देकर आपका बॉन्ड आपके डीमैट अकाउंट में आ जाता है। अच्छा। और ये आपको 10 से 14% का फिक्स ब्याज देता है। तो एक यूज़र के तौर पे जब मैं ग्रिप ऐप का इस्तेमाल करूंगा तो वहाँ पे मुझे वो सारे ऑप्शंस दिखेंगे जहाँ पर मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, कंपनीज के ऑप्शंस दिखेंगे। बिल्कुल। उनका जो रिटर्न होता है वो एक जैसा होता है या डिफरेंस होता है उसमें? मैं फिर से कंपेयर करता हूँ क्योंकि लोगों को शेयर मार्केट आसान से समझ आता है। हम सोचते हैं ना लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, उसी तरह से ग्रिप में भी अच्छी बड़ी कंपनी, मिडिल साइज कंपनी और छोटी साइज कंपनी होती हैं। जो सबसे बड़ी कंपनी है, जैसे आप सोचिए अदानी का एक बॉन्ड है जो हमारे प्लेटफॉर्म पर है, वो आपको 9 से 10% के बीच में देगा। बीच की कंपनीज आपको 10 से 12% देंगी, और जो छोटी कंपनीज है स्मॉल कैप, वो आपको 12 से 14% देंगे। तो जो भी आपको जिस तरीका का रिस्क लेना है, जो आपका कंफर्ट है, उसके हिसाब से आप सर्च करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, मुझे लगता है कि ग्रिप उन लोगों के लिए भी काफ़ी आसान सोल्यूशन है जो लगातार शेयर मार्केट पर निगाह नहीं रख सकते। उनकी अपनी व्यस्तताएं रहती हैं, लेकिन वो पैसा कहीं ना कहीं सेफ जगह पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहाँ पर उनको बेहतर रिटर्न मिल सके। इसमें एक सोल्यूशन और आपने दिया था कि आप उस जो रिटर्न है उसको आप अगेन इन्वेस्ट करते हैं। हाँ जी। हाँ, उसके बारे में बताइए। तो जो आपने पहले बोला, देखिए सबसे जो इन्वेस्टमेंट का इम्पोर्टेंट फिलॉसफी है वो है कि हमें किसी भी चीज़ में कंसंट्रेशन नहीं करना चाहिए, सारे पैसे एक जगह नहीं लगाने चाहिए। तो अगर आप शेयर मार्केट में करते हैं, बिल्कुल शेयर मार्केट करनी चाहिए। इंडिया का जो डेवलपमेंट है वो शेयर मार्केट से ज़रूर होगा, बट आप 100% पैसा, 100% पैसा किसी भी एक चीज़ में नहीं लगा सकते। ठीक। तो आपको कुछ ना कुछ पैसा अलग लगाना पड़ेगा। अगर आप 20 से 30 साल की एज में हैं तो और शेयर मार्केट में लगाइए, पर अगर आप 40 से 50 की एज में हैं तो शायद आपको और बैलेंस करना पड़ेगा बिटवीन शेयर मार्केट एंड फिक्स्ड इनकम। तो ये हमारी फिलॉसफी है। जो आप पूछ रहे हैं वो हमने एक नया सोल्यूशन निकाला है जिसका नाम है इनफाइनाइट। क्या होता है कि बॉन्ड में जैसे हमने बात की 10 से 14% का ब्याज मिलता है। ठीक। हर महीने आपको वो पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है, इंटरेस्ट की तरीके आ जाता है। हमने देखा कि कई जो हमारे इन्वेस्टर हैं वो उसको इन्वेस्ट नहीं करते, री इन्वेस्ट नहीं करते, वो उनके अकाउंट में पड़ा रहता है। अगर अकाउंट में पड़ा रहता है तो उसका फ़ायदा नहीं हो रहा। तो हमने उनके लिए एक ऑटोमेटिक सोल्यूशन निकाला जिससे वो पैसा सिप की तरीके से एक म्यूचुअल फंड में जा रहा है, लिक्विड म्यूचुअल फंड में जा रहा है या बॉन्ड म्यूचुअल फंड में जा रहा है और उससे पैसा कमा रहा है। हम भी सरप्राइज थे
कि अगर आप इसको करेंगे सेटअप तो आपके रिटर्न्स 30% ऑन एन एवरेज से बढ़ जाते हैं। अच्छा, तो इसका ये हमने नया फीचर निकाला है, 2 महीने हो गए हैं, और जो हमको रिस्पॉन्स मिला है अपने यूज़र से हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है कि आप अपने पैसे को दोबारा से इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो भी एक ऑटोमेटेड मोड में आ गया। बिल्कुल। तो आपको अलग से उसके बारे में नहीं सोचना है, आपने सॉल्यूशन पिक किया और फिर वो ऑटोमेटिक आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है और आपको बेहतर रिटर्न मिल रहा है। बिल्कुल, जितने लोग हैं जो अपना पैसा ठीक से मैनेज नहीं करते, भूल जाते हैं उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, और जो उनको पता नहीं चलता कि लॉस हो गया है, क्यों ना, क्योंकि अगर आपने ठीक से इन्वेस्ट नहीं किया तो वो लॉस ही है। बिल्कुल, उसको हमने इस तरीके से सॉल्व किया है। अच्छा। तो अभी कितने लोग जुड़े हुए हैं ग्रुप से? कुछ 35,000 लोग इन्वेस्टर हैं ग्रुप में जी। बट कुछ 5 लाख लोगों ने ऐप पर रजिस्टर किया है। अच्छा, उसमें से 35,000 लोगों ने अब इन्वेस्ट करा है। इन्वेस्ट किया है। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट को भारत में मेन स्ट्रीम में लाने के लिए क्या क्या चैलेंजेस आपको अभी दिखते हैं या क्या अपॉर्चुनिटीज़ दिखती हैं? सबसे बड़ा चैलेंज तो एजुकेशन का है। देखिए, अगर आप किसी से पूछें म्यूचुअल फंड तो वो बोलेगा सही है, राइट, क्योंकि हमको इतनी अच्छी तरह से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने सिखाया है ये टैगलाइन, ठीक है ना, और ये टैगलाइन हमको शायद 30 साल से हम ये टैगलाइन सुन रहे हैं। बैंक्स ने हमको एफडी के बारे में सिखाया है, म्यूचुअल फंड ने इसके बारे में सिखाया है, और अब लास्ट 10 साल में इक्विटी मार्केट के बारे में सिखाया है। बट ये जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं, अब बॉन्ड इन्वेस्टमेंट्स या अदर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स, इसके बारे में तो हमने सिखाया ही नहीं है। बिल्कुल। आप अगर सोचिए कि जब हम कॉलेज में थे तो हमारे पापा मम्मी फिक्स्ड इनकम के बारे में बात करते थे? नहीं करते थे। स्कूल में कोई हमको बताता था कि बॉन्ड में भी इन्वेस्ट करना चाहिए? नहीं करते थे। नहीं। तो अगर ये प्रोडक्ट्स मेन स्ट्रीम जाने हैं तो इनकी एजुकेशन स्कूल से लेकर टिल प्रोफेशनल वो बढ़नी चाहिए हर जगह। वो मुझे लगता है कि शुरुआत हो चुकी है। अब कई कंपनीज हैं जो उसके बारे में एजुकेशन कर रही हैं, या वो यूट्यूब पर हो, आपके चैनल पर जैसे ये बात कर रहे हैं वैसे हो, न्यूज़पेपर ऐड हो, बट वो फेज शुरू हो गया है। अगर ये क्वेश्चन आप मुझसे 5 साल बाद पूछेंगे, मैं बोलूँगा कि एजुकेशन अधिकतर सॉल्व हो गया है। और एजुकेशन का ये भी इम्पोर्टेंट है कि किसी को गलत फहमी नहीं होना चाहिए। हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है। ये इम्पोर्टेंट है कि लोग समझें क्या क्या है, और ये नहीं कि बस पैसे लगा रहे हैं। बिल्कुल। तो मिनिमम कितने रुपए से इन्वेस्ट कर सकते हैं ग्रुप में? सबसे मिनिमम रुपये 100 रुपये है। अच्छा। इसमें 2 ऑप्शन है, या तो आप डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए जो ICICI, HDFC, एक्सिस बैंक चलाते हैं, या फिर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड, जो RBI बॉन्ड भी जाना जाता है, हम वो भी अपने प्लेटफॉर्म पर ऑफर करते हैं, जो बिल्कुल आप मानिए रिस्क फ्री बॉन्ड है, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बॉन्ड है, तो वो भी 100 रुपये पर अवेलेबल है। तो 100 रुपये से शुरू कर सकते हैं, और फिर कुछ ऑप्शंस 1000 पर है, कुछ 10,000 पर है। अच्छा। तो काफ़ी छोटे अमाउंट से आप शुरू कर सकते हैं। और मैक्सिमम कितना जा सकता है ये? मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, कोई लिमिट नहीं है। ठीक। और इसमें टैक्सेशन और बाकी चीज़ों का टैक्सेशन आपके जो भी मार्जिनल टैक्स रेट है, इनकम टैक्स स्लैब है, उसके हिसाब से है। उसके हिसाब से रहता है। जब ग्रुप में हम खुद को रजिस्टर करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं, इस पूरे प्रोसेस को कितना आपने आसान बनाया हुआ है? मैं मानना चाहूँगा कि जितना आसान बना सकते हैं बना दिया है। अच्छा। पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है, तो एक तो वो है, आपको कोई हमारे को पेपर नहीं भेजना, कुछ डॉक्यूमेंटेशन भेजकर पोस्ट नहीं करना है। आप हमारे ऐप पर जाइए, और कुछ 7 या 8 KYC के स्टेप्स हैं जो सेबी मांगता है। ठीक है। वो सारे स्टेप्स आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे, बट सब कुछ ऐप के अंदर एक साथ खत्म कर सकते हैं और फिर इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वो KYC एक बार का प्रोसेस है। एक सवाल और था जो सबके मन में आता होगा, इसमें क्या कोई लॉक इन पीरियड होता है हर बॉन्ड्स के साथ? आप लॉक इन पीरियड नहीं होता है, आप उसको कभी बेच सकते हैं। अच्छा। बट मैं बताना चाहूँगा कि जितनी आसानी से आप आज शेयर बेच सकते हैं, आप उतनी आसानी से बॉन्ड नहीं बेच सकते। हाँ, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ही करेक्ट पूरा का पूरा ये प्रोडक्ट ही है, ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट। बिल्कुल। और आज वो मार्केट डेवलप हो रही है, तो जो शेयर मार्केट में लिक्विडिटी होती है, जो लोग खरीदने चाहते हैं, उतना बॉन्ड मार्केट में है नहीं। 2-3 साल बाद वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। तो अभी जैसे अगर आप बॉन्ड में इन्वेस्ट करें, तो आप सोचिए कि आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड कर रहे हैं। टिपिकली बॉन्ड का जो पीरियड होता है
वो 18 से 24 महीने का होता है और आपको फिर हर महीने इंटरेस्ट मिलता आपके प्लेटफॉर्म पे सबसे ज़्यादा किस तरह के इन्वेस्टर्स हैं? मिडिल क्लास से हैं और किन शहरों से हैं? ऐसा कोई डेटा है क्या? है। हाँ हाँ बिल्कुल। अगर आप देखेंगे हर जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है, इंस्ट्रूमेंट है, शेयर मार्केट हो, इंश्योरेंस हो, वो ना हमेशा बड़े शहरों से शुरू होती है और फिर छोटे शहरों में होती है। हमेशा थोड़े से एक्सपीरियंस लोगों से शुरू होती है और फिर यंग लोगों के पास जाती है। तो आज जो अभी फिक्स्ड इनकम का टाइम चल रहा है वो अभी भी बहुत फर्स्ट फेज में चल रहा है। तो हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो रफली 35 ईयर्स के एज के हैं। अच्छा। मिडिल इनकम एंड मिडिल इनकम प्लस कैटेगरी में हैं। मेट्रो टियर 1 सिटी से अधिकतर लोग हमारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा। बट हमने कुछ रिसेंट डेटा निकाला था, 10% ऑफ इंडिया पिन कोड्स से हमारे यूजर्स अब आ रहे हैं। अच्छा। कॉन्सेंट्रेशन टॉप सिटीज़ का है बट कवरेज अब 10% ऑफ पिन कोड्स ऑफ इंडिया है। अच्छा, तो अगले 5 सालों का कंपनी का क्या विजन है? मुझे लगता है कि एक जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोलते हैं ना कि सडनली एक स्पार्क आता है, वो मुझे लगता है कि 1 साल पहले या 6 से 12 महीने पहले आ चुका है इस इंडस्ट्री में। और जिस स्पीड से अब इसका अडॉप्शन बढ़ रहा है वो बहुत चेंज हो रहा है। आप देखिए लास्ट 1 साल में स्टॉक मार्केट ने आपको नेगेटिव से 0% रिटर्न दिए हैं। अधिकतर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ने भी रिटर्न्स कम दिए हैं। आरबीआई ने रिसेंटली रेट घटा दिए हैं जिससे एफडी का रेट कम हो गया है। तो उसकी वजह से काफ़ी लोग अब अपना पैसा शिफ्ट कर रहे हैं बॉन्ड्स की तरफ। और इसलिए हमारे प्लेटफॉर्म और जो बाकी प्लेटफॉर्म है उनका ग्रोथ, हमारा खुद का ग्रोथ कुछ 300% रहा है ईयर ऑन ईयर। तो हमें लगता है कि अगले 5 साल में ये उसी तेज़ी से बढ़ेगा, उसी ग्रोथ को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। मुझे पूरी इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है, मुझे लगता है कि वो नंबर ऑफ यूज़र्स कुछ 10-20 गुना बढ़ने का अपॉर्चुनिटी है। आप 2 सक्सेसफुल कंपनीज़ के फाउंडर रहे, तो अगर हम ये पूछें कि आपकी खुद की लीडरशिप फिलॉसफी क्या है, तो क्या बताएंगे इसके बारे में? सक्सेस तो पता नहीं बट जर्नी डेफिनेटली इंटरेस्टिंग रही है और बहुत सीखने को मिला है। मैं 2-3 चीज़ों को बहुत स्ट्रांगली मानता हूँ। अब वो होपफुली करेक्ट है और वो हो जाएगा। एक तो है कि ट्रांसपेरेंसी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। अपनी कंपनी के अंदर अपनी जो शेयर होल्डर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, उनके साथ ट्रांसपेरेंसी बहुत इम्पोर्टेंट है। और स्पेशली छोटी कंपनी में या स्टार्टअप में, बिकॉज हर दिन हर हफ्ते कुछ चेंज हो रहा है। अगर आप सबको साथ नहीं लेकर चल रहे, उनको बता नहीं रहे, तो वो आपके कैसे समझेंगे। तो नंबर 1 है ट्रांसपेरेंसी। और हम एट ग्रिप जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, हर हफ्ते हम उनके साथ एक मीटिंग करते हैं। उनके पास कभी भी एक्सेस है देखने के कि कंपनी कैसे कर रही है, जो भी की मेट्रिक्स हैं, कितने हमने बॉन्ड्स बेचे, सब कुछ उनके पास है एक्सेस। तो हम बहुत कोशिश करते हैं ट्रांसपेरेंसी के लिए, ताकि लोग को देख सकें कि हमारी जर्नी क्या है। दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट मेरे लिए है कि जो हमारे की मैनेजर्स हैं वो अपने एम्पावर फील करें, उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, इंडिपेंडेंस हो डिसीजन मेकिंग के लिए। ये नहीं कि हर डिसीजन मेरे पास आ रहा है डिसीजन में लेने के लिए, क्योंकि अगर वो एम्पावर्ड हैं तो वो इंस्पायर्ड भी हैं और वो कंपनी को आके खुद अपना आके लेकर लगेंगे। उनको लगेगा कि मैं भी एक ओनर हूँ, मेरे पास भी एक अपॉर्चुनिटी है। कई बार क्या होता है कि जो मिडिल लेयर होती है ना कंपनी की, वो बहुत क्विकली बोर हो जाती है बिकॉज उनको फ्रीडम नहीं है ऊपर मूव करने का। तो हम उसको बहुत तरीके से सॉल्व करते हैं इन टर्म्स ऑफ एम्पावर, गिविंग देम पावर एंड इंडिपेंडेंस। जो यूथ है हमारा, वो बहुत सारे लोग हैं इस तरह की सक्सेस स्टोरीज़ को सुनते हैं और वो खुद भी चाहते हैं, उनके पास भी आइडियाज़ होते हैं कि वो अपने आइडियाज़ को लेके आगे आएँ, सामने आएँ। उनको आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? बिल्कुल। मतलब मुझे लगता है कि इंडिया में इतनी अपॉर्चुनिटी है, इतनी प्रॉब्लम्स हैं जो सॉल्व करने के लिए हैं और बहुत टैलेंटेड यूथ है। आई थिंक ये इम्पॉर्टेंट है कि आप उसको प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। कई बार मैंने देखा है कि लोग लगते हैं कि एक ही तरीका है, स्टार्टअप बनाते हैं, पैसा रेस करते हैं,
वो IPO हो जाएगा, ठीक है ना। वो एक तरीका है, वो सबका तरीका नहीं हो सकता। आपको देखना चाहिए कि जो आपकी प्रॉब्लम है, जो आप सोल्यूशन बनाना चाहते हैं, वो किस तरीके की प्रॉब्लम है, आपकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, मार्केट की क्या रियलिटीज़ हैं, और फिर स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करें। टीम बनाओ, कुछ सोल्यूशन पहले निकालो और फिर उसको स्केल करो। हमें कई बार लगता है कि बस एक ही तरीके से गुजरना चाहिए। जो भी आपको लगता है सोल्यूशन है, ये जो डेकेड है, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा बनाने के लिए। हमारी कंट्री बड़ी भी है, प्रॉस्परस भी है, टेक्नोलॉजी भी अडॉप्ट कर रही है, गवर्नमेंट भी इनेबलिंग है। इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप ज़रूर ट्राई करो और एटलीस्ट अपने आप को 2 से 3 साल दो, या तो सक्सेस के लिए या फेलियर के लिए। और उस पीरियड में अगर सक्सेस हो गई तो बहुत बढ़िया बात है, पर अगर फेलियर हो गई तो आप इतना सीखेंगे कि उसके बाद आपके पास कुछ और अपॉर्चुनिटी ज़रूर आएगी। तो थोड़ा सोच समझकर अपना पाथ चूज़ करिए, बट जो भी आपको लगता है कि वो है, गो आफ्टर इट। इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है। बिल्कुल। तो आपका अगर आपकी बात को मैं समराइज़ करूं तो कुल मिलाकर ये है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बीच ही बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, और उन्हीं अपॉर्चुनिटीज़ में आप अपना रास्ता तय कर सकते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। तो निखिल, आप आए हमारे बीच और आपने अपनी पूरी जर्नी हमारे साथ शेयर की। बहुत इंटरेस्टिंग आपने लीडरशिप से जुड़े थॉट्स शेयर किए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके शो पर आने के लिए। जी, थैंक यू बुलाने के लिए। थैंक्स। थैंक यू।